यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जब ख़त्म होता है 1945 में, तो वहाँ देखा जाता है कि इतनी ज़्यादा इर्रिपरेबल लॉस हो चुका है, यानी हमारा इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है, बिल्डिंग्स तहस-नहस हो चुकी हैं, पर्यावरण पूरे समाप्त हो चुके हैं और इतनी पॉल्यूशन हो चुके हैं, जिसके चलते अब हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन को नहीं फेस कर सकते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो, इसलिए 51 कंट्रीज़ एक जगह सैन फ्रांसिस्को में मिलती हैं, वहाँ एक डॉक्यूमेंट साइन करती हैं, उसको नाम देती हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और इसका हेडक्वार्टर होता है सैन फ्रांसिस्को में। इसके अंदर पहले तो 51 कंट्रीज़ थी इनिशियली, और अब हो गई हैं टोटल 193 मेंबर्स इसके अंदर। तो इसका पर्पस क्या था इस चार्टर को साइन करने का, कि हम लोग इंटरनेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करेंगे, और कोई भी ऐसी उत्पत्ति वापस से ना हो, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना पैदा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस सबसे ज़्यादा लॉस होता है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन बताए गए हैं। सबसे पहले जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली मतलब को महासभा भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ एक एकलौता जनरल असेंबली प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसके अंदर सारे के सारे 193 मेंबर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो यूनाइटेड इसके अंदर, और जो मीटिंग होती है 193 मेंबर्स की, साल में एक बार होती है, सितंबर के मंथ में। इसके अंदर जो मीटिंग के अंदर ये लोग डिस्कशन करते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, पीस को कैसे मेंटेन किया जाए, सिक्योरिटी थ्रेट को कैसे रोका जाए। इसको जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ये 2/3 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट डिसीजन वह कौन से होते हैं? जैसे पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, बजटरी मैटर्स, कोई बजट फंडिंग करनी है, कितना अमाउंट हमें निकालना है, या फिर एडमिशन करना है न्यू मेंबर का, जैसे कोई नई नेशन आना चाहता है, नया नेशन, तो 2/3 डिसीजन लगेगा टोटल 193 मेंबर्स का। और कुछ देखा गया कि सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से भी सिंपल डिसीजंस को सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से अप्रूव कर दिया जाता है। तो ये जो 193 मेंबर्स होते हैं, इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी वो बराबर अधिकार रखते हैं सिंगल वोट देने का, एक एक वोट सबका होता है। अब ये जनरल असेंबली है, तो इसका भी प्रेसिडेंट होगा जो कि हेड करेगा। तो ये हेड 1 ईयर के लिए होता है, 1 ईयर टर्म ऑफिस को सर्व करते हैं इनके प्रेसिडेंट जनरल असेंबली के। अब नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में देखा जाता है कि सिक्योरिटी से नाम से ही पता चल रहा है कि सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो यह मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और पीस इज थ्रेटेंड, जब भी देखा जाएगा शांति को भंग होने वाला है या किया जा रहा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल इन्फोर्स हो जाता है। इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इन सभी मेंबर्स का सिंगल वोट होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको वेटो पावर दी गई है। तो ये वेटो पावर होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन आया कि इस कंट्री या इस नेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर वेटो पावर्स 5 परमानेंट मेंबर्स को मिला गया है, अगर वह 5 परमानेंट मेंबर कह देते हैं नहीं मुझे नहीं ऐड करना है, उसमें से कोई एक भी कह देता है कि नहीं इसको नहीं ऐड करना है, तो यह माना जाएगा। और ये वेटो पावर एक अनगिनत बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोक या टोक नहीं है। वीटो मतलब ही होता है रिजेक्ट करना। और अगर जैसे मेंबर्स जो ये हैं, इसमें से अगर ये कहते हैं कि इस न्यू नेशन को हम ऐड कर रहे हैं, 15 मेंबर्स बोलते हैं, तो जो 5 परमानेंट मेंबर है कुछ नहीं बोलते, उस पर शांत रहते हैं, तो उनका शांत रहना भी माना जाएगा कि ये नकार नहीं रहे हैं, यानी डिसीजन मान लिया जाएगा। अनकंडीशनल वेटो पावर ये लोग जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल में कहा जा रहा है कि परमानेंट मेंबर में इंडिया को भी हिस्सा दिया जाए। और वैसे देखा जाए तो इंडिया इस बार 8th टाइम इलेक्ट हुआ है, 8th टाइम। और इनकी टेन्योर क्या है इंडिया की, 2021 से लेकर 2023 तक। जैसे कि मैंने बताया कि नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो इंडिया भी 2 साल के लिए इलेक्ट हुई है और ये रहेगी 2023 तक। स्टार्टिंग में इसमें यूएस नहीं ऐड हो रहा था क्योंकि उसको वीटो पावर नहीं दी जा रही थी। तो वीटो एक पावरफुल कंट्री है, नेशन है, तो इसीलिए इसको वीटो पावर जब मिली तब ये ऐड हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एज अ परमानेंट मेंबर। अब थर्ड आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जैसे नाम से ही लग रहा है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, यानी समाज के लिए बनाया गया है यह जो गठन है, इसके अंदर 54 मेंबर्स होते हैं, 54 मेंबर्स होते हैं। और ये इसमें इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है। ये देखती है कि जो बड़े बड़े एनजीओज़ होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको कैसे इन्फोर्स होते हैं वो सब। और वो सब जब इन्फोर्स होते हैं तो इन्वायरमेंट की कैसे प्रोटेक्शन होती है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ देखते हैं। कोई पॉलिसी डायलॉग बनाना है तो उस पर ये लोग रिव्यू करते हैं, पॉलिसी रिव्यू करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। इन्होंने जो डिसीजन बना लिया है तुरंत ही इन्फोर्स नहीं होता है, ये डिसीजन उन्होंने बना लिया है, विचार विमर्श कर लिया है, उसके बाद जनरल असेंबली के पास जाता है। जनरल असेंबली की ये पावर होती है कि वह इनके डिसीजन को माने या ना माने।
फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल है फोर्थ। ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंड हो चुका है 1994 से ही, तो इसके ज़्यादा वर्क नहीं देखा जाता है। फिफ्थ आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन के चार्टर से 1945 में। बट सभी जैसे देखा जाए कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन है सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एक ये इकलौता ही एक ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में पाया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं, जिनका टेन्योर 9 साल का होता है। सॉरी, ये जो 15 जजेस होते हैं इनको कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले एक कोर्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, तो अब वो ख़त्म हो गया, तब जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मकसद क्या होता है? ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है दो मेंबर के इस राज्यों के बीच में। और अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश और फ्रांस ऑफिशियल लैंग्वेज है। फर्स्ट जो सबसे भारत के पहले जो गए थे जज बने थे वो नागेंद्र सिंह थे भारत से, और प्रेजेंट टाइम में कौन है? वह है दलबीर भंडारी साहब, प्रेजेंट टाइम में है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, अब सचिवालय भी लास्ट ऑप्शन होता है इसमें, ऑर्गन है। तो जिसे बैकबोन देखा गया है कि ये जितने भी मैंडेट होते हैं, ऑर्गन लिए जाते हैं, फाइल्स का करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनका एक हिसाब बनाना, उनका डे टू डे में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है सेक्रेटरीट का। जैसे कि सचिवालय आप नाम से ही जान पा रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग, डिटेल्स को इकट्ठा करना और एक जगह मैंडेट करना, फाइल लिस्ट तैयार करना, तो ये सब काम होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का। यूनाइटेड नेशन चार्टर पर देख लीजिए कि इसका पर्पस क्या होता है। तो चैप्टर 1 बताता है कि द लेस डाउन द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सबसे पहला, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन करना है अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी को। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, तो अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ फ्रेंडली बर्ताव करना। अचीविंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्व द इंटरनेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल मुद्दे पे अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कुछ इश्यूज़ आते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन, ये सब सेटल करना होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक करिए।